स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी से बुद्धि, मनोविज्ञान से जो टॉपिक हमने उठाया है आज, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी न केवल आपके रीट एग्ज़ाम में बल्कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसमें से भी आप लोग पिछले सालों के अगर पेपर देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखते हैं, तो आप लोग पाएंगे कि बुद्धि से क्वेश्चन जो है वो 100% एक क्वेश्चन आपको मिलता है। अब सबसे पहली बात, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है वो एक जन्मजात शक्ति है। जन्मजात शक्ति बुद्धि को माना गया है। तो बुद्धि जो है वो एक जन्मजात शक्ति है। तो जन्मजात शक्ति बुद्धि को माना गया है, जो कि विकासशील भी है और परिवर्तनशील भी है। विकासशील भी है और परिवर्तनशील भी है। विकासशील भी है और या कह दें हम परिवर्तनशील भी है। इसका मतलब जन्मजात है यानी वंश से प्रभावित है, ये वंश से आई है हमारे, तो वंशाक्रम है। परिवर्तनशील है, विकासशील है, इसका मतलब इस पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। तो ये माना जाता है कि बुद्धि जो है वो वंशाक्रम एवं वातावरण की संयुक्त उपज है। बुद्धि जो है वो वंशाक्रम एवं वातावरण की संयुक्त उपज है। जन्मजात शक्ति है तो इसका मतलब हमारे पूर्वजों से मिली है हमें, और विकासशील है इसका मतलब इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। तो अर्थात बुद्धि जो है वो वंशाक्रम एवं वातावरण की संयुक्त उपज मानी जाती है। वैसे तो बुद्धि की बहुत परिभाषाएं दी गई हैं, तो इसका एक वीडियो मैं प्रॉपर डेफिनेशंस पर डालूंगा, जितने भी बुद्धि की डेफिनेशंस हैं, क्योंकि बहुत परिभाषाएं हैं बुद्धि के संदर्भ में। थारनडाइक की, बिने की, वुड्रो की, वुडवर्थ की, टर्मन की, स्टर्न की, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक। तो इससे भी कई बार डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। सभी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक जो हैं, चाहे वो स्टर्न है, चाहे वो टर्मन है, चाहे वो थारनडाइक है, चाहे वो बिने है, और चाहे हम कह दें वुडवर्थ है, गैरेट है, तो बहुत से जो फेमस मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बुद्धि की कोई ना कोई परिभाषा दी है। इसीलिए बुद्धि जो है वो साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, क्योंकि सभी जितने भी इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि की डेफिनेशन दी और बुद्धि के संदर्भ में कुछ ना कुछ व्याख्यान किया अपना। तो इसीलिए बुद्धि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। लेकिन अब हम अगर सामान्य बात करें कि बुद्धि क्या है, क्योंकि वैज्ञानिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी बुद्धि की सामान्य बात करें, अगर बुद्धि क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वातावरण में, जो भी वातावरण हमें मिला है, प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करना या समायोजन स्थापित करने की योग्यता, प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की जो योग्यता है वही बुद्धि है। तो जैसी भी परिस्थितियां हमारे को मिली हैं उसमें हम समायोजन अगर स्थापित कर लेते हैं तो इसका मतलब हम बुद्धिमान हैं। तो प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की जो क्षमता है वही बुद्धि है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उचित उत्तर देने की क्षमता, उचित उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, किसी भी चीज़ का निरीक्षण करना यानी उसको गौर से उसके बारे में जानना, निरीक्षण करना, और समस्या समाधान करना।
इनके लिए जिस क्षमता की आवश्यकता होती है उसी क्षमता को हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करना बुद्धि है, या हम कह सकते हैं उचित उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, निरीक्षण करना और समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है उसे हम बुद्धि कहते हैं। अब बुद्धि की परिभाषाओं के अलावा इस टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक तो आएंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत जिसमें एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत और क्रमिक महत्व का सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी, त्रिआयाम सिद्धांत। उसके अलावा आएंगे बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार जैसे कि थार्नडाइक ने कहा था बुद्धि 3 प्रकार की होती है, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। गैरेट ने यांत्रिक की जगह मूर्त बुद्धि बताई थी। तो गैरेट ने प्रकार जो थे वो एक तो थार्नडाइक ने बताए थे। थार्नडाइक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के अनुसार कौन सा प्रकार बुद्धि में निहित नहीं है। तो थार्नडाइक ने 3 प्रकार बताए थे, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। और फिर गैरेट ने भी प्रकार बताए थे बुद्धि के। गैरेट ने भी 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। थार्नडाइक ने जिसे यांत्रिक बुद्धि बताया था, गैरेट ने उसे मूर्त बुद्धि बताया था। तो गैरेट ने जो बुद्धि बताई थी वो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, और थार्नडाइक की थी यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। तो थार्नडाइक और गैरेट ने 2 मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार बताए थे। इसके अलावा तीसरा पार्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन कि बुद्धि को कैसे मापते हैं, या हम कह दें बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बुद्धि लब्धि। अगर बुद्धि से क्वेश्चन आता है तो 70% प्रोबेबिलिटी केवल मापन से ही क्वेश्चन आने की है, बुद्धि का मापन या बुद्धि लब्धि। तो आज जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही पार्ट है, बुद्धि का मापन या बुद्धि लब्धि। तो हम डिस्कस करेंगे बुद्धि के मापन को। तो मापन के लिए पहले मैं बता दूं आपको, तो मापन के जो आधारभूत सोपान है, जो आधारभूत सोपान है या जो प्रत्यय है, सोपान यानी पद, यानी जो जो चीज़ें हमें चाहिए, मापन के जो आधारभूत सोपान है या जो प्रत्यय है, उसमें एक तो आती है वास्तविक आयु। वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। वास्तविक आयु, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रोनोलॉजिकल एज। तो CA से लिखा जाता है, CA क्रोनोलॉजिकल एज। और दूसरा जो प्रत्यय हमें चाहिए वो चाहिए मानसिक आयु। वो होती है मेंटल एज। तो एक तो होती है वास्तविक आयु और एक होती है मानसिक आयु। वास्तविक आयु को हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज और मानसिक आयु को हम लोग मेंटल एज के नाम से जानते हैं। मानसिक आयु का जो विचार है वो सबसे पहले दिया था बिने ने। बिने, मानसिक आयु का जो विचार है वो दिया था किसने? बिने ने। बिने ने मानसिक आयु का विचार रखा था। और मानसिक आयु और वास्तविक आयु का यूज करते हुए जो बुद्धि लब्धि का विचार है, तो तीसरा इसमें पॉइंट आता है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। तो IQ, IQ बुद्धि लब्धि यानी IQ। तो बुद्धि लब्धि का जो विचार है ये दिया था किसने? टर्मन ने। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का विचार, मानसिक आयु का विचार बिने ने, और बुद्धि लब्धि का जो विचार है वो दिया था टर्मन ने। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 यानी MA अपॉन CA इंटू 100।
तो बुद्धि लब्धि का विचार जो है वो टर्मन ने दिया था, और बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू ज्ञात करने का जो सूत्र है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब वास्तविक आयु क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वास्तविक आयु क्या है। तो किसी भी बालक की शारीरिक आयु जो होती है वही उसकी वास्तविक आयु कहलाती है। जैसे जन्म से लेकर जो वर्तमान उसकी उम्र है वो वास्तविक आयु है। क्लियर। तो शारीरिक आयु को हम लोग वास्तविक आयु बोलते हैं। और मानसिक आयु क्या है, अब मान लो कोई 12 वर्ष का छात्र है, बालक है, कितने वर्ष का, 12 वर्ष का, तो उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है। लेकिन वो समस्या समाधान जो कर रहा है वो कर रहा है 16 वर्ष वाले बालक के। 16 वर्ष वाले बालक के जो बौद्धिक परीक्षण है, जो बुद्धि के लिए उसको परीक्षण दिए गए हैं, उन परीक्षणों का समाधान वो कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष मानी जाती है। जैसे मान लो 8वीं का छात्र 10वीं के न्यूमेरिकल सोल्व कर दे, 8वीं में पढ़ रहा छात्र 10वीं के न्यूमेरिकल सोल्व कर ले, तो 8वीं वाले छात्र की आयु अपने जो गवर्नमेंट पैमाना है हमारा वो ये मानते हैं कि 14 वर्ष का बालक होता है 8वीं का। अब वो न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं 10वीं वाले बालक के, तो 10वीं में जो बालक होता है वो 16 वर्ष का होता है, तो उसकी वास्तविक आयु तो 14 वर्ष है, और वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है 16 वर्ष वाले बालक के, तो उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। क्लियर। तो वास्तविक आयु जो होती है वही वो उसकी शारीरिक आयु होती है वास्तविक आयु, और जो मानसिक आयु का विचार है वो दिया था बिन्ने ने। और मानसिक आयु क्या होती है, एक बालक है जो जितने वर्ष के बालकों के बौद्धिक परीक्षण को हल कर सकता है उसे ही उसकी मानसिक आयु माना जाता है। जैसे 8 वर्ष की आयु में वो 10 वर्ष के बालकों के बुद्धि परीक्षण हल करने लग गया तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। क्लियर। तो ये मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज थी। तो आईक्यू ज्ञात करने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा बालक जो है उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है। तो बुद्धिमत्ता का मापन जो है वो बुद्धि लब्धि से किया जाता है, और बुद्धि लब्धि के लिए हमें वास्तविक आयु और मानसिक आयु का भी पता होना चाहिए। क्लियर। तो आईक्यू का रिजल्ट हम निकालेंगे। फार्मूला हमारे पास है कौन सा, MA/CA × 100। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम आईक्यू निकाल लेंगे, और जो बुद्धिमत्ता स्तर आएगा, बुद्धिमत्ता का स्तर आएगा उसके आधार पर हम बता देंगे कि बालक के बुद्धिमत्ता स्तर क्या है, कि वो प्रतिभाशाली है या सामान्य बुद्धि है या तीव्र बुद्धि है या मंद बुद्धि है। तो अब देखें हम लोग आईक्यू अगर उसका 140 या इससे ज़्यादा आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 140, अगर उसका आईक्यू जो है वो 140 या इससे ज़्यादा आता है तो उस बालक को प्रतिभाशाली यानी गॉड गिफ्टेड जीनियस स्टूडेंट, प्रतिभाशाली, ग्रेटर देन 140 या इक्वल टू 140 अगर उसका बुद्धि लब्धि उसकी प्राप्त होती है, आईक्यू उसका प्राप्त होता है, तो वो बालक जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है, जीनियस स्टूडेंट होता है। और अगर उसका बुद्धिमत्ता स्तर 120 से लेकर यानी आईक्यू बुद्धि लब्धि उसकी 120 से लेके 139 के बीच में है, तो ऐसे बालक को हम प्रखर बुद्धि बालक कहते हैं। प्रखर बुद्धि, वेरी सुपीरियर, प्रखर बुद्धि। और अगर उसका आईक्यू 110 से लेके 119 के बीच में प्राप्त होता है तो ऐसे बालक को तीव्र बुद्धि बालक कहा जाता है। तीव्र बुद्धि, सुपीरियर, ये तो होता है जीनियस, गॉड गिफ्टेड, ये होता है वेरी सुपीरियर, ये सुपीरियर, तीव्र बुद्धि। अब अगर उसका जो आईक्यू है वो 90 से लेके 109 के बीच में आ जाता है तो ऐसा बालक जो होता है वो सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि होता है। सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि बालक उसको माना जाता है, यानी जिसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज लगभग बराबर हो। तो जैसे मान लो 14 साल का बालक है, 14 साल का बालक है और 14 साल ही उसकी मेंटल एज है, तो 14/14 × 100 तो 100 रिजल्ट आएगा, तो वो औसत बुद्धि या सामान्य बुद्धि का होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो भी वो सामान्य बुद्धि में ही माना जाएगा। क्लियर।
तो जिसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर होती है वो सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि बालक कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं 80 से 89, 80 से 89 जिनकी बुद्धि लब्धि IQ हमें प्राप्त होता है, ऐसे बालकों को हम लोग मंद बुद्धि या पिछड़े बालक बोलते हैं। मंद बुद्धि या पिछड़े बालक, मंद बुद्धि या पिछड़े बालक। और अगर उसका IQ हमारे पास 70 से 79 के बीच में प्राप्त होता है तो ऐसे बालक क्षीण बुद्धि बालक, क्षीण मतलब कमजोर, क्षीण बुद्धि बालक कहलाते हैं। ये डल होते हैं 80 से 89 वाले, ये फीबल होते हैं, फीबल यानी कमजोर, क्षीण बुद्धि। उसके बाद 70 से कम वाले जो होते हैं, 70 से कम वो होते हैं निश्चित क्षीण बुद्धि, निश्चित क्षीण बुद्धि, निश्चित क्षीण बुद्धि। अब निश्चित क्षीण बुद्धि में भी आगे 3 कैटेगरी बताई गई हैं, मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि। मूर्ख, मूढ़ और जड़। तो 70 से कम वालों में भी 3 कैटेगरी। 70 से कम वाला वैसे निश्चित क्षीण बुद्धि कहलाता है। 70 से कम वाला जो है वो निश्चित क्षीण बुद्धि है, लेकिन इसकी भी आगे 3 कैटेगरी बना दी गई। कौन कौन सी? मूर्ख, मूढ़ और जड़। मूर्ख, मूढ़ और जड़। अगर 50 से 69 है तो है मूर्ख, 50 से 69 वाला मूर्ख। अगर 25 से 49 है, 25 से 49 वो है मूढ़, मूढ़, मूढ़ बालक। और अगर 25 से भी कम है तो वो है जड़। पच्चीस से भी कम अगर IQ उसका प्राप्त होता है तो वो होता है जड़ बालक। तो ये IQ के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण दिया गया है बुद्धिमत्ता स्तर का, बुद्धि के मापन का, तो उसके अकॉर्डिंग 140 है उससे ज़्यादा है तो प्रतिभाशाली, 120 से 139 है तो प्रखर बुद्धि, 110 से 119 है तो तीव्र बुद्धि, 90 से 109 है तो सामान्य बुद्धि, 80 से 89 है तो मंद बुद्धि या पिछड़ा, 70 से 79 है तो क्षीण और 70 से कम है तो निश्चित क्षीण बुद्धि। अब 70 से कम की भी अलग अलग कैटेगरी बना दी गई, मूर्ख, मूढ़ और जड़। मूर्ख, मूढ़ और जड़। मूर्ख यानी मोरोन, मूढ़ यानी इम्बिसाइल और जड़ यानी इडियट। तो ये वर्गीकरण था IQ के आधार पर। अब क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, जैसे उसने क्वेश्चन दिया 15 वर्ष का एक बालक 20 वर्ष की मानसिक आयु रखता है। 15 वर्ष का एक बालक 20 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, या इसे वो चेंज भी कर सकता है। सामान्य तो सीधा ही दिया होता है कि वास्तविक आयु इतनी है, मानसिक आयु इतनी है, तो बुद्धि लब्धि, तो वो बालक की कैटेगरी क्या होगी या उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज कर सकता है कि 15 वर्ष का एक बालक 20 वर्ष के बालक के बौद्धिक परीक्षण हल कर रहा है। तो यानी बालक तो खुद 15 वर्ष का है, लेकिन 20 वर्ष के बालक के अगर वो बौद्धिक परीक्षण हल कर रहा है तो इसका मतलब उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है। अब बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे? IQ बराबर मेंटल एज 20 अपॉन क्रोनिकल एज 15 इंटू 100। पहले तो ये 5 से कट जाएगा तो 5 चौके 20, 5 दिए 15, तो ये आ गया 400/3, 400/3। तो अब अपने सोल्व करें अगर, तो 3 एकम 3 10, 13 होती है
39 फिर 10 तो लगभग 133 के अराउंड इसकी बुद्धि लब्धि पाई गई। तो ये बालक जो है, अब अगर 133 के अराउंड उसकी बुद्धि लब्धि पाई गई तो वो इस आंसर के बीच में आया है, तो यानी वो बालक प्रखर बुद्धि बालक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बुद्धि लब्धि के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको टॉपिक समझ आया है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के साथ। धन्यवाद।